नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने 2024 और 25 सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई किया है। और हम लोग आज मैं आपके साथ आज डिस्कस करेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो हिंदी साहित्य का पेपर है ना, उसका जो फर्स्ट पेपर है, हिंदी साहित्य का जो 2 पेपरों में डिवाइड है, उसका जो फर्स्ट पेपर है उसको हम किस तरह से टैकल करें और उसको मैक्सिमम नंबर कैसे लाएं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे तैयार करें, तो इसके लिए कुछ मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ मेरी अप्रोच यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से करूंगा। तो जो मैंने इसको जो भी टॉपिक्स थे, जो मोटे मोटे टॉपिक्स थे, उनको मैंने सब में एक बार समराइज, जो एक कहते हैं ना आप लोग शॉर्ट नोट्स टाइप, मैंने उसका सुपर शॉर्ट नोट्स बना दिया और उसको मैं आपको मोटा मोटा एक चीज़ बताऊंगा, उसके साथ रिलेटेड सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लूँगा। तो आप इस क्लास को अच्छे से सुनना, अगर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना, लेकिन इस बात को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि पहले पेपर में आपका स्कोर कोई रोक पाएगा। बहुत शानदार स्कोर कर पाओगे अगर जितना आप चाह रहे हो। बस मैं जो इसमें बातें बता रहा हूँ, मुख्यतः ये सच बता रहा हूँ, जो मैंने प्रिपरेशन किया, जो सीखा है, उन सब चीज़ों को निचोड़ मैंने अपने इस वीडियो में बनाने की पूरा कोशिश करूँगा और वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहली बात करते हैं कि भाषा खंड के रिलेटेड जो टॉपिक है उसके रिलेटेड। ठीक है, हम बात करते हैं भाषा खंड। देखो, भाषा होती है ना, उस भाषा के कुछ कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट क्या, 4 कंपोनेंट है। किसी भी भाषा, चाहे आपको जब भी, जैसे हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास जहाँ से भी हुआ है, ठीक है, उसमें सब में ध्वनि योजना थी। पहले जैसे संस्कृत थी तो उसमें भी ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था थी, शब्द में भी कैसे शब्द होते थे, कि उसका शब्द का क्रिएशन कैसे हुआ, वो हो गया। व्याकरणिक व्यवस्था हो गई, ठीक है, और फिर लिपि होती है। ये 4 टॉपिक होते हैं। तो जब भी किसी भाषा के बारे में वर्णन कर रहे हो तो ये चारों कंपोनेंटों के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखे, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जो लड़के मुझे भी जितने भी शोध बोल रहे कि मुझे 143 नंबर कैसे आए, तो उसका कारण यही था कि जब भी मैं किसी भी, जैसे इस बार अवधि के बारे में 2 क्वेश्चन आए, तो दोनों बार जो जो पूछा था उनमें सभी कंपोनेंट, जैसे मान लो उन्होंने समस्याएं पूछी तो सभी पॉइंटों की समस्याएं लिखनी, अगर उन्होंने विशेषता पूछी तो भी सभी क्या, अगर उन्होंने तुलना पूछी तो भी सभी, दूसरी किसी भाषा के साथ उसका कंपैरिजन करोगे तो ध्वनि व्यवस्था के रिलेटेड होनी चाहिए, शब्द व्यवस्था से रिलेटेड होनी चाहिए, व्याकरणिक संरचना से रिलेटेड होनी चाहिए और लिपि। फिर वही बात आई कि व्याकरणिक में भी 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से, पद संरचना, पद संरचना में क्या क्या आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम, विशेषण, फिर क्रिया, इनके बारे में डिस्कस करना कि क्रिया कैसे बनती है, विशेषण कैसे होते हैं, सर्वनाम कैसे होते हैं, संज्ञा किस तरह से बनती है, कि एक प्रकार की होती है, सब में अलग अलग टाइप की होती है, वो हो गया। और इसमें भी 4 तत्व, जैसे दूसरा कारक व्यवस्था क्या है, फिर विकार उत्पादक तत्व कैसे है, वाक्य संरचना कैसे है, वाक्य में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वो वाली सिस्टम, वाक्य बनता कैसे, वो हो गया। फिर उसमें वाक्य में कैसे होता है, SOV जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, या फिर उसका किस तरह से कंपोनेंट बनता है, इसके बारे में भी डिस्कस करो। अगर सिमिलर है तो ठीक है, स्किप कर सकते हो, लेकिन आप एक बार चर्चा जरूर करें, या ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाक्य संरचना समान प्रकार की। विकार उत्पादक तत्व है, वचन हो गया, लिंग हो गया, पुरुष हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, वृत्ति। इनमें से एटलीस्ट आप कम से कम 2-3 के बारे में पक्का डिस्क्राइब करो, अगर आपके क्वेश्चन पूछा गया है तो। आप हमेशा ट्राई करो कि जैसे ही व्याकरण के बारे में बताओ तो आपके दिमाग में खटाक से चलने चाहिए कि किस किस टॉपिक के बारे में, पद संरचना के बारे में डिस्कस करो पहले, फिर कारक व्यवस्था के बारे में, फिर विकार उत्पादक तत्व में बताओ कि किस में कितने वचन हैं, क्या लिंग कैसे उसमें चेंज होता है, किस तरीके से उसमें एक एटलीस्ट इसका सबका एक एग्जाम्पल लागू हर स्पेसिफिक चीज़ के लिए। और इस चीज़ को करने के लिए आप एक पेज पे सभी स्पेशल जो भी जितनी भी भाषा है उनके सबको एक ही पेज पे लिख के रखो, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसको आप अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, कैसे करोगे कि जैसे मान लो ये विकार उत्पादक तत्व, फिर लिखा मान लो अवधि भाषा, अवधि भाषा में पहले क्या बात लिखो कि ध्वनि योजना कैसी है, फिर अवधि के बारे में, फिर वो शब्द व्यवस्था कैसी है, उसमें किस तरह के वर्ड ज़्यादा है, वर्ड मतलब सब तत्सम जब ज़्यादा है तो वो ज़्यादा है वो वाले, फिर व्याकरण संरचना, व्याकरण में उसको देखो पद संरचना कैसी है, उसके अलावा कारक व्यवस्था कैसी है, उसका सिस्टम बताओ, उसमें क्या क्या, मतलब जैसे मान लो कर्ता के बारे में क्या बाद में क्या लगाया जाता है, कर्म के बारे में बाद में क्या लगा, ये हो गया। विकार उत्पादक तत्व कैसे काम करती है, वाक्य संरचना कैसे काम करती है, तो हमें होलिस्टिकली इस तरीके से देखना है। तो आपका जब भी मोटा मोटा
जो भी भाषा खंड में है वो सब इस बात के आसपास घूमता है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स तो सबके पता होने चाहिए, वचन विकार क्या होता है, लिंग क्या होता है, संज्ञा क्या, सर्वनाम, स्वर, व्यंजन। इसके बाद ध्वनि व्यवस्था में हमेशा दो चीज़ें ही होती है, स्वर और व्यंजन। तो उनको बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है जिनको इसमें शामिल किया, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं अपभ्रंश से विकास से स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें भी देखते हैं कुछ वर्ड बाहर होते हैं, कभी कुछ जैसे ये है, कौन कौन से शब्द होते हैं नहीं होते हैं, किसको शामिल किया गया, ऐसे जो भी ऐसा पॉइंट याद रखना। तो जो भी मैंने बोला तुलना, विशेषता, कुछ भी लिख रहे हो, अगर भाषा के बारे में पूछा जाता है और भाषा खंड में पूछा तो एटलीस्ट आप ये टॉपिक को टच करना ही करना किसी भी सूरत में। मतलब आपके एटलीस्ट 8 पॉइंट होने ही चाहिए, ये इस तरीके से मिनिमम 8 पॉइंट होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये इनमें एक ही एग्जाम्पल सबके याद रखो और उसमें लिख के निकलो, बस आपका टारगेट ही रहे। इसके लिए आप सबको एक एक पेज में, ज़्यादा नहीं है, ब्रज हो गई, अवधि हो गई, खड़ी बोली हो गई, ये मेन है। और कुछ जैसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको बस इतना ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ये कर लोगे तो आपका भाषा खंड एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ हो सकता है किसी नोट्स में कहाँ नहीं मिले कुछ चीज़ें, तो अपने से गूगल कर लो, इन कंपोनेंट को देखो कि, और थोड़ा सा PYQ भी देखो, PYQ में क्या पूछा हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछते हैं, या समस्याएं पूछ ली या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इन्हीं के बारे में आसपास पूछ के लगभग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये इस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटा अगर जो भी भाषा है, भाषा खंड का किसी भी भाषा के बारे में चर्चा करें तो ये पॉइंट आपके आने ही चाहिए। पहला बात क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक आज जो आधुनिक हिंदी का विकास होता है उसको सबका थोरोली समझना है। तो जैसे अपभ्रंश से, इस UPSC के सिलेबस में लिखा हुआ अपभ्रंश से लेकर आधुनिक काल तक जो है, तो उसकी क्या व्याकरणिक व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, तो वही सब 4 पॉइंट है ना, यही डिस्कस करना है। ये विकास होता है ना, तो यही कंपैरिजन यहाँ पे देख, तो इसमें भी आना चाहिए। जो अपभ्रंश में कैसी थी भाषा, तो भाषा के वही 4 पॉइंट, उसमें भी एक 4 वो व्याकरण है, व्याकरण के 4 पॉइंट, इसके रिलेटेड भी आपको देखना है। तो इस लेवल पे अपभ्रंश से लेके जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको आप लिख के रखो। ठीक है, फिर लिखो साहित्यिक विकास। साहित्यिक विकास जिस बोली भाषा हिंदी की जिसमें जो भी लिखा गया है उसको वर्ण्य विषय क्या था। ठीक है, और उसका कला रूप में फिर भाषा का रूप देखो कि भाषा किस टाइप की थी। ठीक है, साहित्य विकास देखना, तो वर्ण्य विषय किस विषय के बारे में लिखा ये भी देखा, जैसे राम भक्ति काव्य है या फिर कृष्ण भक्ति काव्य है या और कोई जो भी जिसकी कभी उसके बारे में लिखो। फिर उस कालगत कुछ विशेषता भी लिखो कि उस समय के इस हिसाब से वर्ण्य विषय लिखा। वर्ण्य विषय पर और कला पर ये भी पूछा जाता है कि पर इस भाषा की साहित्यिक भाषा के बारे में वर्णन करो, तो ये साहित्यिक भाषा के बारे में भी लिखो कि साहित्यिक विकास हुआ तो उसमें पहले कैसे वर्ड लिखे जाते थे, और उसकी विद एग्जाम्पल लिखो कि जो ब्रज भाषा में ना इनका तुलसीदास जी का और सूरदास जी का साहित्य, उनके रचनाओं के यह नाम, रचनाओं की कुछ लाइनें याद रखो कि इसमें तत्सम कैसे यूज हुआ, तद्भव कैसे यूज हुआ, या और भी जितने भी व्याकरणिक जो भी विशेषता है उनको आप अच्छे से डिस्क्राइब करो कि ये किस तरह से हुआ चेंज। मतलब समझने की कोशिश करो कि मान लो जैसे तो ही, मोह ही, ये शब्द यूज किए जाते हैं, ये अवधि में है, वो हो सकता है इसमें ब्रज में किसी और तरीके से इसके जो सर्वनाम है वो अलग टाइप से पूछे जाते, तो वो विशेषता लिखो कि उस समय के सर्वनाम कैसे थे, संज्ञा कैसे थी, तो और भी जैसे कारक व्यवस्था कैसी थी, ये सब चीज़ें विशेषताओं में बताई हुई, तो उसी को आप उसमें फॉलो अप करो। फिर शब्द भंडार में देखो कि जैसे एक पंचमेल खिचड़ी वगैरह, ये जो भाषा का रूप है इसको भी देखो ये कैसी होती है, इसमें क्या चीज़ें ऐड होती है क्या नहीं होती, इन सब के बारे में डिस्कस करो। एक अवधि भाषा होती है उसमें क्या होता है खास, तो हम लोग उन सभी डायमेंशन को टच करें और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, कि किस इसी जो भी जैसे भाषा थी, ये शब्द भंडार जो हमने बात की है, ये शब्द भंडार इसी व्याकरण का भी एक पॉइंट है कि उसमें तत्सम तद्भव बोल, और मैंने एक अलग से भी लिख दिया है क्योंकि ये शब्द व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी साहित्य लिखा हो उसकी शब्द व्यवस्था से ही रिलेटेड होती है, तो ये आप एक अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब ये आपको जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ये सभी टॉपिक को आप जैसे हिंदी साहित्य विकास है उसके 3 कंपोनेंट है यहाँ पे, इसको आप अच्छे से दिमाग में आपको पिक्चर बननी चाहिए। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछे कि हिंदी भाषा का विकास
तो आपको पहले ये व्याकरण के स्तर पे दिखना चाहिए, फिर साहित्यिक विकास के रिलेटेड, फिर ये हो गया। मतलब 3 कंपोनेंट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। फिर भाषा के रूप में देखें तो किस तरह का होता है, साहित्यिक विकास में साहित्य के रूप में कैसे, वर्णीय विषय में क्या लिखा, पहले किस टॉपिक के बारे में लिखा, क्या पहले केवल भक्ति के बारे में लिखा, फिर क्या सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, क्या हमारे समाज की समस्याओं के बारे में लिखा है, कौन कौन सी समस्याओं के बारे में लिखा, पहले क्या उनकी अप्रोच थी, अभी अप्रोच क्या वो हो गया। फिर कला पक्ष में कौन सी चौपाइयाँ, कौन सी तरीके की लिखी, काव्य में लिखा, गद्य में लिखा, पद्य में, उसकी क्या। फिर वही इनकी इसी के साथ साहित्य विकास कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा कि क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव, जैसे अवधी भाषा की क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक, वो भी इसके साथ साथ आप क्लियर कर लो कि उसकी साहित्यिक विशेषता है ना, उसी को इसी साथ कंप्लीट कर दो। ठीक है। फिर एटलीस्ट पहले तो ये होना चाहिए कि भाषा के बारे में पहले से ही बता, लेकिन यहाँ पे अपन लिखते हैं कि भाषा की अवधारणा है ना कि पहले उपबोली थी, फिर बोली भी, फिर भाषा ये कैसे बनी, इस क्रम को समझना है, इनमें अंतर क्या है, इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब समझ लो। फिर हिंदी भाषा के विकास में कई बोलियाँ हैं, इनका सबका विकास, जो इसका विकास हुआ है हिंदी भाषा का, उसमें जो भी बाकी जितनी भी बोलियाँ हैं, जितनी भी है ना, उनका क्या योगदान, उनसे कौन कौन से वर्ड, वो भी आप अच्छे से याद करके जाओ। और सब मैक्सिमम ट्राई ये करो कि हर बोली की कुछ ना कुछ 4-5 पॉइंट याद रखो। मान लो कभी स्पेसिफिक पूछ लिया कि हिंदी भाषा के विकास में ब्रज भाषा का योगदान, तो आप एटलीस्ट वो 5 पॉइंट लिख पाओ, जो बाकी लोग नहीं लिख पाए वो आप लिख पाओ। तो आप ट्राई करो कि हर जो भी बोली है, जो इसकी उपबोली जो भी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जिसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, उनके कम से कम 5 मिनिमम पॉइंट याद रखो कि इनके आधुनिक जो हिंदी का विकास हुआ है उसमें क्या योगदान है। ठीक है। फिर आई राष्ट्रीय भाषा हिंदी। पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी क्या रिलेटेड चैलेंजेस है उन पे डिस्कस करो, क्या राष्ट्रभाषा होता है, इसके रिलेटेड क्या पहले चैलेंजेस आए, क्या सुधार किया, उन सब के बारे में। फिर इसको बनाने में जो योगदान है हिंदी भाषा के, तो उसके भी स्तर देखो, किसी ने संगठन बनाया होगा, किसी ने प्रचार प्रसार किया होगा, कुछ ने शब्द भंडार अनुवाद के रिलेटेड होगा, कोई व्याकरण के स्तर पे काम किए होंगे, कोई साहित्य लिखे होंगे, कोई आंदोलन किए होंगे, कोई मानकीकरण में योगदान दिया, किसी ने पत्रकारिता करके उसका प्रचार प्रसार करके एक या फिर हिंदी के जो है ना एक रेगुलर ज्ञान को बढ़ाया, शिक्षा के ऊपर पत्रकारिता इनसे एक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, तो उस लेवल का। तो ये कुछ मोटे मोटे डायमेंशंस है जहाँ पे किसी भाषा का विकास किया जाता है। क्योंकि तो अब आप इस लेवल पे सोचो कि अच्छा इसके लेवल पे किसी ने कुछ किया हो, प्रचार प्रसार के लिए किया हो, कहीं मतलब वैधानिक मान्यता देने के लिए किया हो, जैसे आंदोलन हो गया, या यहाँ पे मान्यता भी लिख सकते हैं। आंदोलन तभी तो होगा जब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो एक आंदोलन हो गया, मान्यता देना होगा। तो इन सभी कंपोनेंट पे हमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए राष्ट्रभाषा के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रभाषा हिंदी के परिप्रेक्ष्य में हमें ये पता होना चाहिए। कंपोनेंट खत्म। फिर नेक्स्ट आता है, इसको तकनीकी वाले को बाद में करते, उससे पहले हम लोग हिंदी भाषा का मानकीकरण कर देते हैं। देखो हिंदी भाषा का मानकीकरण का मतलब क्या होता है। मानकीकरण का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड में समझते हो कि जहाँ जिसकी सभी जगह एक्सेप्टेंस हो और सब लोग एक चीज़ को माने कि भाई रुपया धन का मानकीकरण करके रुपया लेके आए, जो क्या है सबको एक भारत में जहाँ पे भी चलता है वो स्टैंडर्ड है कि ये 1 रुपया इसके सामने किसी चीज़ की क्या वैल्यू, उस टाइप में। तो ये एक मानकीकरण में है कि हिंदी भाषा को स्पष्ट करना है जो सब लोग माने कि मतलब क को क लिखेंगे, क का क्या मतलब है, की का क्या मतलब होगा, उसकी क मतलब की जिस किसी वर्ड के बीच में की यूज होगी, का होगा या के होगा, इसमें क्या अंतर है, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कोई कुछ क्या यूज करे। तो उस स्टैंडर्ड के लिए जो स्टेब्लिश हुआ उसके रिलेटेड क्या क्या चला, किसी का योगदान रहा होगा उसके बारे में याद करो। उसमें भी दोनों होंगे, किसी के संगठन ने कोई संगठन योगदान दे रहा होगा, क्या किसी व्यक्ति विशेष ने ट्राई किया होगा कुछ अच्छा करने के लिए हिंदी भाषा का मानकीकरण कैसे हो, उसके ऊपर आप देखो। फिर उसके रिलेटेड क्या चैलेंजेज आए उनको भी आप याद रखो कि हिंदी भाषा का जो मानकीकरण होता है उसमें क्या चैलेंज आए, फिर उसको समाधान कैसे किया, जो चैलेंजेज ये ऊपर आए थे उनको समाधानित कैसे किया, और समाधान करने की विधियाँ क्या थी, उनकी क्या मेथड्स थी जिससे इन्होंने ये समस्याओं का समाधान किया। इससे रिलेटेड भी आप अपने लेवल पे इसको भी अच्छे से करो। और आप
इस टाइप में समझने की कोशिश करो। एक टॉपिक योगदान है तो कैसे, योगदान में भी मैं मानकीकरण किस लेवल पे हो सकता है, लिपि के लेवल पे हो, किस लेवल पे, तो उस टाइप में आप उसको भाषा का पूछ रहे तो उसमें भाषा में लिपि विपि सब आता है। भाषा में आपको बताया पहले से कि 4 पॉइंट होते हैं, वो हमेशा याद रखना। किसी भी भाषा की विशेषता बताते उन 8 पॉइंटों को किसी भी सूरत में आप नहीं छोड़ोगे, ये हमेशा याद रखना। 4 ये वाले व्याकरण को एक्सटेंड करो, 4 ये वाले, 8 पॉइंट ये आपके मिनिमम टच होने ही चाहिए। तब जाके ही सामने वाले एग्जामिनर पे ये दबाव रहेगा कि इसने बहुआयामी आंसर लिखा है कि सभी टॉपिक। और भाषा की 4 कसौटी को व्याकरण की, ये मैंने जो यहाँ बताया उसी बात को इसने मैंने वापस पहले लिख दिया था। और इसी को इसकी जो भी समस्याएं होगी, समाधान होगा, तो भी इन चारों स्तरों पर ट्राई करना कि सब में एक एक चीज़ लिख पाओ। तो इस लेवल पे मतलब आप समझने की कोशिश करो। मैं इसको तोड़ के वैज्ञानिक तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब आपका दिमाग ब्लैंक नहीं करे, अभी जो काफ़ी लोग जो अभी कमेंट्स में लिख रहे हैं टेलीग्राम में कि हमारा दिमाग ब्लैंक करता, इस समय आपका दिमाग ब्लैंक नहीं करेगा। आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक में क्या लिखना है, उसकी 4 कौन सी कसौटियाँ हैं जहाँ पर आप आंसर लिख पाओगे, तो वो हो गया। फिर ये आएगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कैसे होगा, उसकी पहले लिखो देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, उस पर एटलीस्ट 10 पॉइंट लिख के रखो, इससे क्वेश्चन आते हैं। मानक लिपि की विशेषता क्या होती है, तो फिर इसको और इसको फिर कहो कि अगर आप मानक विशेषता होगी, फिर कभी आदर्श लिपि के बारे में पूछ सकते हैं इन सभी। फिर इनकी सीमाएँ क्या है, देवनागरी लिपि की सीमा क्या है, कुछ तो होगी जो उसको सीमाएँ होगी, वो बताओ। फिर सुझाव बताओ कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं सीमाएँ, उसको कैसे सही किया जाता है वो बताओ। किसी ने प्रयास किए उसको सुधारने के लिए, उसके लिए किसका व्यक्तिगत किसी के प्रयास होगा, कुछ संगठन से स्तर पे होगा। ठीक है, संगठन और व्यक्ति दोनों के बारे में एनालिसिस करें। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय लिपि के रूप में कैसे, तो बाकी जितनी लिपियाँ हैं उनके सबके कंपोनेंट हैं वो याद रखो। कौन सी लिपियाँ हैं जिनके वर्ड्स इसमें भी यूज किए जा रहे हैं, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है। तो मोटा मोटा लिपि के टॉपिक ये आएंगे और इसमें इस तरह से आप लिखो। और लिपि के बारे में आपको पता है क्या है, कुछ वर्ड्स है, कुछ मात्राएं होती है, कैसे लिखी जाती है, कौन सी वैज्ञानिक एक अप्रोच होनी चाहिए, सबको स्टैंडर्ड करना चाहिए। ऐसे हो कि किसी को जो नाम को समझने वाला नया बंदा हो, व्यक्ति भी हो, उसको भी चैलेंज नहीं है। ये नहीं हो कि र इससे भी लिख जाता है, र ऐसे भी लिखा जा रहा है, र ऐसे भी लिखा जा रहा है, मतलब ऐसे इस तरह से इनको वैज्ञानिकता सुनिश्चित होना है। सभी चीज़ें एक जो सिंबल होता है उसी से सब कुछ उससे डिस्क्राइब हो जाए, तो ट्राई इस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, अब हम जाते हैं, इतना अगर लिपि पे हमने काम कर दिया, हमने मानकीकरण पे काम किया, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तकनीकी हिंदी का विकास। तकनीकी हिंदी का विकास 2 टॉपिक में होता है। पहली बात है कि हिंदी की तकनीकी शब्दावली का विकास हो, जैसे मान लो तकनीकी रिलेटेड में जो भी शब्दावली यूज की जाती है उसके रिलेटेड विकास। और दूसरा ये कि हिंदी का तकनीकी जो उपकरण है उसमें हिंदी का तकनीकी उपकरण है उनमें कैसे इस्टेब्लिश करे, जैसे कंप्यूटर है उसमें कैसे हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। एक बात ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है या भाषा है उसके वर्ड्स कैसे बनाए जाए हिंदी में, ये ट्रांसलेशन लेवल पे हो गया। और ये हो गया कि कंपोनेंट में इस्टेब्लिश कैसे करें, जैसे ऐप है, ऐप में हिंदी को कैसे इस्टेब्लिश करें। ठीक है, कोई विंडो है उसमें इसको कैसे इस्टेब्लिश करें, इस टाइप में क्या काम चल रहे हैं उसके एग्जाम्पल याद रखो, क्योंकि इस बारे में यूपीएससी ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा और आने वाले टाइम में भी पूछेगा। ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये सबसे डायनेमिक टॉपिक है अभी के हिसाब से। गतिशीलता कहे तो हिंदी साहित्य के बुक में सबसे ज़्यादा है तो इसी टॉपिक में है, और मैक्सिमम यही है। और इसमें भी कुछ नहीं, कुछ आपको याद रखने एग्जाम्पल, ठीक है, और कुछ नहीं कि नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको याद रखना है कि ये चीज़ हो रही है, उसके पीछे की थोड़ी साइंटिफिक थ्योरी। और दूसरी ये है कि एग्जाम्पल इसमें जैसे विकास में क्या समस्या आ रही है, हमने इसको विकास की विधियाँ कौन सी है और फिर नए क्षेत्र क्या क्या है, ये हमने मोटा इसके हिंदी तकनीकी विकास के बारे में ये देखना है। ठीक है, हाँ, फिर हम लोग इसके बाद में हम बात करेंगे परिभाषिक शब्दावली। आगे परिभाषिक शब्दावली क्या होती है, परिभाषिक शब्दावली ऐसी शब्दावली जो स्पेसिफिक हो किसी भी चीज़, वो भी आपने पर तीन टाइप की सोची, अर्ध परिभाषिक, परिभाषिक और एक जनरल, जो किसी उसका कोई मतलब है नहीं,
अलग अलग तरह, जैसे मान लो कोई मांग होता, मांग का इकोनॉमी में अलग मतलब है और भी बाकी सेक्शन में अलग अलग है। वैसे पूर्ति, मांग पूर्ति हो गया, और भी जैसे कुछ वर्ड है जो स्पेसिफिक होते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ चेंज होते ही चेंज होता था, उसका मतलब भी चेंज होता था। ठीक है, तो उसमें किसका योगदान है? योगदान में भी दो लोग, व्यक्ति और दूसरा है संगठन। ठीक है, ये दोनों पारिभाषिक शब्दावली में योगदान है। योगदान में दो टॉपिक होंगे, एक तो व्यक्तिगत के रूप में, व्यक्ति के स्तर पर, एक संगठन के स्तर पर। दूसरा पद्धतियाँ क्या है, हमने क्या पद्धति यूज की है किसका, पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली है, उसका निर्माण करने के लिए हमने किस पद्धति का यूज़ किया है, हमें इसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। फिर आई तीसरी है समस्याएं क्या आ रही है। जैसे हम पारिभाषिक शब्दावली बनाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो उसमें वो चैलेंजेस क्या क्या है उनके बारे में, आप सबके बारे में जो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी उसके बारे में मिनिमम 5 से 10 पॉइंट याद रखो। हो सकता है 15 में क्वेश्चन आए, हो सकता है 20 में क्वेश्चन आए, 20 नंबर का क्वेश्चन आए, और हो सकता है 10 नंबर में क्वेश्चन आए। तो आप तीनों तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार है। मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन, 10 पॉइंट्स याद रखो। समस्या क्या है, फिर उसके समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं, उसके कुछ ये पद्धतियाँ है, अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट में कौन सी पद्धतियाँ यूज की जाती है जिससे पारिभाषिक शब्दावली बनाई जा रही है। तो इन चीज़ों पे आप काम करो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आ गया। और यहाँ पे संगठन से रिलेटेड आप अगर एक अलग पॉइंट डालना चाह रहे हो संगठन में, तो संगठन में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सरकार भी बोल सकते हैं, किसी सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये है हिंदी भाषा के व्याकरण लेखन के। व्याकरण लेखन की विशेषता क्या थी, विकास क्रम क्या हुआ कि पहले किसने लिखा सबसे पहले हिंदी व्याकरण, फिर उसके बाद में क्या डेवलपमेंट होती है, आज जो लेटेस्ट में चल रहा है सबसे वो किसने लिखा, उसके पीछे की क्या पद्धति वगैरह, वो विशेषता इसमें आ जाएगी। उसके अंदर मेथड क्या, और योगदान बताना है किन का, व्यक्ति का और संगठन का। सेम किसी भी चीज़ के बारे में हिंदी हमेशा लिखते रहना, एक व्यक्ति ने क्या योगदान दिया, एक संगठन ने क्या, कोई संगठन होगा, संस्था होगी, मतलब एक सामूहिक हो गया और एक व्यक्तिगत, तो दोनों में स्तर पे देखा। और फिर वही अगर यहाँ पे किसके बारे में, हिंदी भाषा के हो तो व्याकरण, हिंदी भाषा की व्याकरण लेखन, तो व्याकरण लेखन जब तक की टर्म नहीं हुआ, केवल भाषा के तो सीधा वो 8.4, फिर 4 में से व्याकरण का फिर 4 हो गया। ये 8 आपको हमेशा कंठस्थ रहने चाहिए किसी भी जगह। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल आपको ये करना है कि आधारभूत स्तर पर कालखंड की जानकारी रखें हमेशा। कोई भी कालखंड हो, जो भी, चाहे आपको मैं बोलूँ प्राचीन काल वाला हो या जो आदिकाल के नाम से साहित्य में देखा जाता, उसकी विशेषता पता होनी चाहिए, जो भी उस समय की रही है उसका वैसे भी आपको कालखंड का डेवलपमेंट आना चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि इतिहास ही है। ठीक है, कालखंड का जो है ना डेवलपमेंट वो पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य का विकास कहाँ से, वो पहले भी मैंने बोला था, अपने से सीधा स्टार्ट हुआ वहाँ। फिर दूसरी बात है आदिकाल की विशेषता क्या है, उसमें कैसी रचनाएं लिखी थी, उसमें वर्णीय विषय, ठीक है, और शिल्प कला, शिल्प या कला, इन दोनों स्तरों पे एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, इसके दोनों स्तर पे जानकारी रखनी। ये आप एक कालखंड के रूप में सारी चीज़ों के जितने भी ठेठ आप अगर प्राचीन काल से लेके या आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक सब भी, और आप बाद में जितनी भी रही है उनकी जैसे छोटी छोटी कविता हो गई है, ठीक है, नई कविता हो गई, या कोई भी जितनी भी विधाओं में कोई भी हो गई, उनकी विशेषता आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि छायावाद की क्या विशेषता है, एटलीस्ट आपको उसमें भी 5 पॉइंट, जितने भी हेडिंग बताया मैंने उसमें कम से कम आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए विद एग्जाम्पल। ऐसे लिखो कि जैसे छायावाद की एक विशेषता व्यक्तिकता है, तो उसके जस्ट नीचे आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। क्या दुख ही जीवन रहा, कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये क्या कहा, वो अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने ही बारे में बता रहा है कि मेरी जीवन ऐसा ही रहा, क्या कहूँ जो आज तक मैंने कहा नहीं। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि व्यक्तिकता हो गई उसकी, दुख का ऐसा एग्जाम्पल। तो वैसे जो भी आगे जितना भी मैंने अभी आपके साथ जो भी डिस्कस किया, उसी सभी में आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि एक 5 कम से कम हर टॉपिक बारे में 5 पॉइंट्स होने चाहिए और उसका एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए।
ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी सूरत में। फिर जब आप ये एक कालखंड के स्तर पे कर लोगे, फिर आएगा आपका साहित्यकार जितने भी हैं, जो भी आपके सिलेबस में साहित्यकार हैं, ठीक है। ये मैं वीडियो आपको मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप, उसमें क्या करना, आप एक पेज लेना, फिर जितने भी साहित्यकार आए, सबसे ज़्यादा 15 से 20 साहित्यकार है टोटल, उसका क्या करो, एक ही पन्ना ले लो, एक साहित्यकार नाम लिखो और उसमें सारी उसकी विशेषताएं लिखो, उसने क्या क्या रचनाएं लिखी, उसके वर्ण्य विषय लिखो। जैसे मान लो कि किसान समस्याओं के बारे में लिखा है, प्रेमचंद के बारे में लिखो, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद की उनके बारे में लिखो, कुछ जीवन कैसा था, क्या था उनका, थोड़ा बैकग्राउंड, जीवन परिचय कर दो उनका। फिर आएगा साहित्यिक परिचय, फिर साहित्य में उन्होंने क्या लिखा या किस विधा पे काम किया और क्या क्या लिखा, उसके बारे में बात करो। और जो भी लिखा है उसकी वर्ण्य विषय के साथ करो कि भाई इस विषय वर्ण्य विषय पे ये रचना है, इस वर्ण्य विषय पे ये रचना है, जितना भी उन्होंने डायमेंशन टच किया उसके बारे में लिखो। और सभी परिपक्ष, अगर मान लो किसी कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में मान लो पूछ लिया, मतलब आपकी सिलेबस कवि के रूप में, तो लेकिन फिर भी आप दूसरे जितने भी साहित्यिक विधा है जिसमें उन कवि ने लिखा है उनको भी आप लिख के रखो। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हो सकता है उन्होंने किसी एक समस्या के बारे में केवल एक रचना लिखी है, लेकिन आपको एनालिसिस करना पड़ सकता है, तो आप अच्छे से आंसर लिखने के रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप, मुझे लगता है, तैयारी करोगे तो हिंदी के जो साहित्य का जो पहला पेपर है उसको आप 140+ स्कोर कर सकते हो, जितना मैं कर चुका हूँ। तो मेरे आंसर में ये सब चीज़ें थी। रही बात आप जो कॉपी डिमांड करते रहते हो, तो देखो मैं क्या, उस समय जब पिछली बार सिलेक्शन हुआ था तो मैं चला गया था ट्रेनिंग में, और मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा कॉपियाँ थी, उसको मूव करना मुनासिब या वो उनको सही नहीं लगा या नहीं कर पाए, इसके चलते वो क्या हो गई, कबाड़ी में चली गई है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं बचा है जिससे आपको मैं वो कॉपी दिखा सकूं, तो इसलिए मैं आपको कॉपी नहीं सेंड कर पाऊँगा। इसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी मांग लेता हूँ, लेकिन जो भी मेरे ओर से नॉलेज था, मुझे लगता है मैंने इस पर बेस्ट तरीके से ट्राई किया है, और सर्वोत्तम जितना मैं अपने लेवल पे कर सकता था उतना अच्छे से कर लिया। और मुझे लगता है आप इस लेवल पे अगर तैयारी कर लोगे तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। 140 से वो फिर तो बहुत, मैं कहता हूँ ये मिनिमम है, ये बेस रेट है, और फिर तो आप उससे ऊपर बहुत खेल सकते हो। और हाँ, कवियों के बारे में जो आलोचक है उन्होंने कुछ लिखा है वो भी इसी पेज के अंदर ही लिख देना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होगी नहीं, आपको केवल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे उनके बारे में बहुत लंबी लंबी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें नहीं लिखनी, केवल लिखना है कि समस्या कौन सी थी वो लिख दिया, और फिर उसके एग्जाम्पल लिखना कि ये साहित्य में लिखा हुआ है, बस ख़त्म। और वो भी आप इस तरह से लिखोगे, उपन्यास लिख दिया किसने लिखा, कहानी में क्या लिखा था, कहानियाँ लिखी वो कौन कौन से टॉपिक पे लिखी है, फिर लिखा कविता कौन कौन से टॉपिक पे लिखी है, या और जो भी थी उन सब के बारे में इस तरह से लिख के रख दो। इतना कर लोगे तो आपके दिमाग में सब ध्यान में छपे हुए रहेंगे, और हमेशा आप बैठे बैठे भी रिवाइज कर लोगे कि अच्छा इनकी कविताओं में इन्होंने कविताओं के टॉपिक ये थे, जैसे जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा, कविताओं में ये लिखे थे, उपन्यास में ये लिखा था, कहानी भी ये लिखी थी, नाटक में ये लिखा था। तो मोटा मोटा आपको ये याद रहेंगे, तो आप मतलब बैठे बैठे चुटकियों में आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाओगे, उसके आंसर को कर पाओगे। तो अब वीडियो को लंबा ना खींचूंगा, मैं मोटा मोटा जो मेरा अप्रोच था वो मैं आपको इसमें समझा चुका हूँ। आपको पहले ही बोला, हर टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा उसके ऊपर 5 से 10 पॉइंट मिनिमम याद रखना, क्योंकि कम से कम अभी यूपीएससी में 10, 15 और 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर 5 याद है तो 10 का क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, और 7 याद है तो 15 तक का, और कम से कम 10 है तब जाके 20 नंबर का क्वेश्चन आप टच कर पाओगे। तो अगर इस थ्योरी को आपको चलाना है तो इसके लिए आपको इतने लेवल की प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और इसी सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस को पेशेंस के साथ इतना सुनने के लिए, और सभी को ऑल द बेस्ट। सभी से एक ही चीज़ कहूँगा, आप अपने लेवल पे बहुत मेहनत करो,
और निष्काम कर्म, सच बता रहा हूँ, बहुत पावरफुल है। जब हम अपने लेवल पे यही सोचते कि हम बेस्ट बन रहे हैं, तो देखना परिणाम बहुत शानदार आएगा। आप बस अपने पे भरोसा रखिए, रेगुलर मेहनत करें। जय हिंद और जय भारत, और रेगुलर मेहनत करते रहे। ठीक है, थैंक यू।